हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ गेन, इज़ अ हाउस ऑफ डिज़ायर। 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाभ भाव। ये दोस्तों लाभ भाव है। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस है क्योंकि सब लोग आज की डेट में मटेरियलिस्टिक गेन के पीछे भागते हैं। तो 11th हाउस दोस्तों लाभ भाव है। पहले आता है धर्म, फिर आता है अर्थ। ओके, धर्म, अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। तो दोस्तों 9th हाउस धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10th हाउस कर्म प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद दोस्तों लाभ होता है, आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है, वो है 11th हाउस। और उसके बाद 12th हाउस आपको पता है मोक्ष का भाव है। तो जो पैसे आने का भाव है, एक्चुअल में जो पैसे आने का भाव है वो 10th हाउस है, वो प्रोफेशन है। प्रोफेशन जो जॉब है, जो आप प्रोफेशन में लगे हुए हैं, उसके बाद जो है गेन होता है। ओके, 11th हाउस दोस्तों, क्योंकि आज के मटेरियलिस्टिक युग में सबको गेन चाहिए, इनकम सोर्स चाहिए, तो 11th हाउस इनकम सोर्स है। दोस्तों सेकेंड हाउस जो है एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है कि वेल्थ कितना रहेगा आपके पास, बट आने का मार्ग जो है वो 11th हाउस है। ओके, तो 11th हाउस बेसिकली आपकी आशाएं हैं, आपकी आशाओं को दिखाता है, आपकी इच्छाओं को दिखाता है, प्रॉफिट कितना होगा उसको दिखाता है, आपके दोस्त कितने बनेंगे वो भी दिखाता है, मित्र को दिखाता है। दोस्तों कुंडली में बुध भी मित्र को दिखाता है, प्लैनेट की बात करें तो, और 11th हाउस भी मित्र को दिखाता है। सोशल सर्कल, सोशल मीडिया के थ्रू जो आप कनेक्शन बनाते हैं, जो नेटवर्क बनाते हैं, वो 11th हाउस 11th हाउस से पता चलता है। ओके, तो दोस्तों जो भी आस्किंग होती है वो 11th हाउस से पूर्ति होती है, क्योंकि यूनिवर्स से जो कुछ भी आप मांगते हैं, ओके, यूनिवर्स से जो मांग होती है वो है दोस्तों 11th हाउस। 11th हाउस आस्किंग हाउस है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा या मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो वो जो इच्छाओं की पूर्ति होती है वो 11th हाउस में वो कैपेबिलिटी होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फलित करना। आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आप सपने देखते हैं, उस सपनों को साकार करना, वो 11th हाउस है दोस्तों। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिज़ायर, इज अ हाउस ऑफ फुलफिलमेंट। इसके अलावा आपके जो एल्डर सिबलिंग है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, आपके एल्डर सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों जो 11th हाउस होता है ना, उसे उपचय हाउस में लेते हैं, और उपचय हाउस का सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है। क्यों? 11th हाउस सबसे शक्तिशाली हाउस है उपचय भाव का। क्यों? क्योंकि दोस्तों 11th हाउस आपका मेहनत, जितने भी स्ट्रगल के, जैसे उपचय हाउस क्या होता है, 3, 6, 10 और 11। तीसरा हाउस, छठा हाउस, 10वां हाउस एंड 11वां हाउस। तो 3rd, 6th, 10th और 11th जो हाउस है वो उपचय हाउस बोला जाता है। ओके, और 3, 6, 10 और 11 में बेसिकली जो मैलेफिक प्लैनेट है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों तीसरा हाउस तो, क्योंकि ये जो हाउस है ना 3, 6, 10 और 11, ये संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो मेटेरियलिस्टिक गेन मिलता है, संघर्ष के बाद जो आपके मेहनत का परिणाम है, वो है 11th हाउस। तीसरा हाउस दोस्तों वो आपके करेज को दिखाता है, तीसरा हाउस आपके करेज को दिखाता है। ओके, एंड छठा हाउस डे टू डे एक्टिविटीज, शत्रुओं से, शत्रु को दिखाता है, कर्जा, शत्रु और रोग, उससे निपटने की क्षमता को दिखाता है। एंड डे टू डे एक्टिविटीज को दिखाता है, सेवा भाव है 6th हाउस। वहीं 10वां हाउस दोस्तों कर्म है, जो आप प्रोफेशन के जरिए करते हैं, जॉब करते हैं, जो आप अपना ड्यूटी को फुलफिलमेंट करते हैं, बेसिकली जो आपका कैरियर है, वो 10th हाउस है। और सबका रिजल्ट 3, 6 और 10 हाउस का रिजल्ट दोस्तों वो 11th हाउस है। इसीलिए उपचय हाउस में 11th हाउस सबसे शक्तिशाली हाउस है, क्योंकि ये आपके मेहनत का सीधा परिणाम को दर्शाता है। अगर तीसरा हाउस की बात करें,
3, 6 और 11 हाउस की बात करें तो ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट माना जाता है, चैलेंजिंग हाउस माना जाता है, क्योंकि ये जो है जीवन में जो संघर्ष है, जो प्रतिस्पर्धा है, जो इच्छा शक्ति है, जो करेज है, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसको दिखाता है। दोस्तों ये अशुभ भाव भी माना जाता है। तीसरा हाउस, 11th हाउस भी अशुभ हाउस माना जाता है। इवन इफ की 11th हाउस से गेन का पता चलता है, इनकम सोर्स का पता चलता है, जो फाइनेंशियल इनकम होती है वो हाउस है, आपकी डिज़ायर की पूर्ति होती है, तो आपको लगेगा कि हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति हो रही है, बट सारी कामनाओं का पूर्ति होना ये एक बंधन है, बांधता है आपको, ये नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों तीसरा है 3, 6 और 11 चैलेंजिंग हाउस माना जाता है। 11th हाउस इसमें से दोस्तों ये मेटेरियलिस्टिक दिशा में लेकर जाता है, ये स्पिरिचुअल हाउस नहीं है, क्योंकि एक तो होता है 1st, 5th एंड 9th धर्म त्रिकोण। ओके, ये दोस्तों है तीसरा है 3, 6, 11 चैलेंजिंग हाउस, जिसमें 11th हाउस इच्छा पूर्ति को दिखाता है। और इच्छा पूर्ति क्या करता है? मेटेरियलिस्टिक दिशा में आपको लेकर जाता है, मेटेरियलिस्टिक इंसान बनाता है। पैसे के पीछे आप भागते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे आप भागते हैं, इसीलिए 11th हाउस अशुभ माना जाता है। हालांकि आपके संदर्भ में बात करें तो ये अशुभ भाव नहीं है। दोस्तों आपने एक कहानी सुना होगा कि रावण ने क्या किया था, मेघनाथ के कुंडली में सारे जो प्लैनेट थे वो 11th हाउस में पड़े हुए थे। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट 11th हाउस में, क्यों? क्योंकि उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो। 11th हाउस में जो भी प्लैनेट आता है वो अच्छा करता है, और स्पेशली सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, शनि बहुत अच्छा होता है, मंगल बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों शनि, मंगल, सूर्य और राहु यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ला कर देता है, अचानक धन ला कर देगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों अनएक्सपेक्टेड गेन को दिखाता है। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ओके, ऐसे जगह से भी मल्टीपल सोर्स से इनकम को दर्शाता है दोस्तों 11th हाउस। इसीलिए 11th हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। अगर आपको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए तो फिर अच्छा है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए तो फिर 11th हाउस अच्छा है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें तो 11th हाउस में अगर जुपिटर है तो जुपिटर इसका कारक प्लैनेट माना जाता है। क्यों जुपिटर इसका कारक है? क्योंकि 11th हाउस में बैठा जुपिटर एक्सपेंशन का कारक माना जाता है। मतलब इसमें क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन है, एक्सपेंड करता है, आपके इनकम सोर्स को एक्सपेंड करेगा, पॉजिटिव एक्सपेंशन है, तो आपके इनकम सोर्स को दोस्तों एक्सपेंड करेगा, तो बहुत अच्छा हो गया ये तो। एंड जुपिटर ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, दिव्य आशीर्वाद है। तो ये जो है तीसरा हाउस को देखता है, तो तीसरा हाउस को अच्छा कर देता है। करेज, देखिए अगर जुपिटर 3rd हाउस में बैठ जाए ना तो फिर ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस में बैठा हुआ ये करेज, साहस कैसे दे पाएगा? क्योंकि इसको खुद करेज एंड इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जो कि जुपिटर ये छुटपुट काम नहीं कर सकता। 3rd हाउस में, 3rd हाउस में मंगल जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो जुपिटर यहाँ पे नहीं कर सकता। तो जुपिटर का के लिए तो 3rd हाउस मरण कारण स्थान हो गया, क्योंकि जुपिटर के जो कार्य तत्व हैं वो 3rd हाउस से मैच नहीं खाते। बट 11th हाउस में बैठा जुपिटर, 11th हाउस में बैठा गुरु जब दृष्टि डालेगा 3rd हाउस पे तो करेज में वृद्धि करता है, करेज के लिए अच्छा हो जाता है। और 11th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखेगा, तो अगर 5th हाउस को देखेगा तो बच्चों से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करता है, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा करता है। ओके, एजुकेशन के लिए अच्छा करता है, बच्चों के लिए अच्छा करता है। तो दोस्तों 5th हाउस भी अच्छा हो गया, और उसकी 7th हाउस, 11th हाउस पे बैठा जुपिटर 7th हाउस पे 9th दृष्टि डालता है। मतलब आपका जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके विवाह में बाधा है तो विवाह हो जाएगी, अगर जुपिटर गोचर कर रहा है। ओके, 11th हाउस से गोचर करेगा, और सपोज दैट 7th हाउस का स्वामी भी है कुछ इस प्रकार से,
तो फिर या फिर 7th हाउस से भी गोचर करेगा, या फिर शुक्र से सपोजेड गोचर किया, तो प्रबल संभावना बन जाती है कि से आपका विवाह हो जाएगा। और विवाह दोस्तों, एक तो विवाह कराने का कारक भी होता है जुपिटर, एंड विवाह में जो संघर्ष होता है, चुनौतियां आती हैं, तो उसमें एक्सट्रीम में कोई चीज़ ना हो, रिलेशन को बचाने का काम जो है जुपिटर करता है। तो जुपिटर का यहाँ पे दृष्टि आपके जीवन साथी के साथ जो संघर्ष है उसमें पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करेगा और हमेशा मैरिज लाइफ को बचाते रहेगा। इसीलिए 11th हाउस में बैठा जुपिटर हमेशा आपके मैरिज लाइफ को सेव करके रखेगा, बचा कर रखेगा। तो 7th हाउस भी शुभ हो जाता है दोस्तों। तो 11th हाउस में बैठा जुपिटर 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस को शुभ कर देता है। और 11th हाउस में बैठा हुआ है तो वहाँ पर तो एक्सपेंड कर ही रहा है, इनकम सोर्स को एक्सपेंड करेगा। ओके, अगर सपोजेड यहाँ पे शनि बैठा है तो दोस्तों शनि यहाँ पे ओरिजिनल कारक होता है, जुपिटर भी होता है क्योंकि आपके मेटेरियलिस्टिक डिजायर फुलफिल हो रही है, आपका जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा हो रहा है। और 5th हाउस में अगर 5th हाउस पे दृष्टि डालने से बच्चों से रिलेटेड समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। ओके, क्योंकि 5th हाउस चिल्ड्रन का भी हाउस होता है, आपके पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प करता है, आपके एजुकेशन में भी हेल्प करता है दोस्तों, उसमें भी एक दिव्य आशीर्वाद प्रोवाइड कर रहा है और आपके करेज में भी वृद्धि करता है। तो दोस्तों 11th हाउस में बैठा हुआ जो जुपिटर है, जो गुरु है, बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। बट शनि बैठा है तो दोस्तों शनि काल पुरुष की कुंडली में शनि की राशि फॉल होती है कुंभ राशि, तो शनि यहाँ पे बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में है दोस्तों। तो तीसरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगा, लग्न पे पड़ेगा, मतलब शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो शनि का प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ता है, और शनि क्या करता है ना, इच्छा पूर्ति में कमी क्रिएट करता है। देखिए, इच्छा पूर्ति एक बंधन है, इनकम सोर्स एक बंधन है, डिजायर, आपका जो डिजायर है, यूनिवर्स से जो आस्किंग है, आपकी जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब आपको बांधने का काम करता है। तो आपकी इच्छाएं, आशाएं को कम करने का प्रयास करता है यहाँ पे बैठा हुआ शनि। ये बोलता है जितना करोगे उतना ही पाओगे। तो यहाँ पे बैठा शनि, 11th हाउस में बैठा शनि आपके डिज़ायर को कम करता है, डिले करता है, और मेहनत के बाद ही जितना मेहनत करोगे उतना ही पाओगे, ये कंसेप्ट को अप्लाई करता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों शनि शुभ होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 11th हाउस आपको अटैच करता है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच करता है, और अगर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो डिज़ायर का फुलफिलमेंट का समय है, अगर उसको लेट कर दिया जाए, ओके, लेट से गेन होना स्टार्ट हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ला दिया जाए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मोक्ष के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ दोस्तों 11th हाउस में बैठे प्लैनेट मोक्ष के लिए बाधा होते हैं, क्योंकि कामनाएं जल्दी पूरी नहीं होती। अगर मल्टीपल प्लैनेट 11th हाउस में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को अनगिनत कामनाएं होती हैं, और जो भी यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट है वो जो है उनकी कामनाओं को पूरी करने के लिए बाध्य होता है। 11th हाउस में अगर नीच का भी ग्रह बैठा हुआ है तो नीच का ही सही, लेकिन उसका काम है डिज़ायर को फुलफिल करना, वो तो करेगा। तो जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठता है वो यूजुअली शुभ ही प्रोवाइड करता है, मतलब गेन ही प्रोवाइड करता है। लेकिन 11th हाउस क्योंकि आपको मेटेरियलिस्टिक डायरेक्शन में लेके जाता है, इसीलिए 11th हाउस को अशुभ भाव भी माना जाता है। ओके, अगर फैमिली मेम्बर की बात करें तो एल्डर सिबलिंग को दिखाता है, आपके सोशल सर्कल को दिखाता है, और जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उसको दिखाता है। अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स के बारे में चाहिए, जैसे 11th हाउस में बैठा हुआ केतु आपके सोशल स्ट्रक्चर से, आपके दोस्तों से डिटैच करता है। ऐसा हो सकता है कि आपको यादर दोस्त से कोई मतलब नहीं है, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, सोशल नेटवर्क नहीं होगा, या मेटेरियलिस्टिक गेन से डिटैच करेगा, मतलब आपकी डिजायर नहीं होगी या फिर उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11th हाउस में बैठा हुआ केतु आपकी डिजायर को फुलफिल नहीं होने देगा और गेन भी नहीं होने देगा। ओके, अगर आप पूरी तरह से डिटैच रहेंगे तब में भी सडन आपको केतु का देने का तरीका अलग है। अगर हर चीज़ से डिटैच रहेंगे तब केतु फल देगा, तब केतु भी जो है अचानक
ट्रेमेंडस लाभ देता है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपको गेन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके डिज़ायर को फुलफिलमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ इशू होगा, ओके, एंड एल्डर सिबलिंग के साथ भी इशूज़ क्रिएट होगा। तो केतु यहाँ पे 11th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि केतु मेटेरियलिस्टिक नहीं है, वो मोक्ष का प्लैनेट है, वो आपको मोक्ष की ओर लेकर जाता है। वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बांधने के अलावा वो दोस्तों ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से परे मोक्ष की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए दोस्तों केतु प्लैनेट है, इसीलिए केतु वहाँ पे अच्छा नहीं होता। अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो 11th हाउस में जो बॉडी पार्ट है वो है काल्व्स, सर्कुलेटरी सिस्टम और लेफ्ट ईयर। आपका जो लेफ्ट साइड का जो ईयर है वो जो दोस्तों 11th हाउस से रिप्रेजेंट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम जो रक्त संचार प्रणाली है वो भी 11th हाउस के बॉडी पार्ट से एसोसिएट करता है। और आपका काल्व्स, उसके बाद 11th हाउस के माइंड सेट की बात करें तो एस्पिरेशनल, विजनरी, सोशली इंगेज्ड, रिजल्ट फोकस्ड, मटेरियल गेन ड्रिवेन। ऐसे लोग मटेरियल गेन के पीछे भागते हैं, रिजल्ट फोकस्ड होते हैं, कर्म करते भी हैं तो उन्हें जो है उसका रिजल्ट चाहिए, सोशली इंगेज्ड रहते हैं। और 11th हाउस में दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म गोल, एल्डर सिबलिंग, रिकॉग्निशन थ्रू नेटवर्क, फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशंस। 11th हाउस का लाइफ एरिया क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल जो प्रॉफिट होता है, ओके, आपके एल्डर सिबलिंग से जो रिलेशन है, नेटवर्क के थ्रू, सोशल नेटवर्क के थ्रू जो आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। अगर यहाँ पे सपोज सन बैठा हुआ है, उच्च का सन है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में और सोशल नेटवर्क में, सोशल साइट पे आपको गजब का रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा। और आपके एम्बिशंस को फुलफिलमेंट करने वाला हाउस है। 11th हाउस से रिलेटेड जो प्रोफेशन है दोस्तों वो है एंटरप्रेन्योर, नेटवर्क्स, एनजीओ वर्कर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर, ओके। अगर आप सपोज दैट सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि राहु मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग प्राप्त कराने के लिए बाध्य होता है। तो राहु का 11th हाउस में बैठना बहुत ही बेहतरीन माना जाता है दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल हाउस से गेन करवाता है। सबसे शुभ पोजीशन है और राहु के लिए सबसे सूटेबल पोजीशन है, क्योंकि अचानक धन लाभ कराने की क्षमता दोस्तों वो राहु में है, ओके। दोस्तों 11th हाउस के निगेटिव ट्रेट्स भी हैं, जैसे ऐसे लोग ग्रीडी होते हैं, थोड़ा लालची होते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ओवरली एम्बिशियस होते हैं, ओके। और मैनिपुलेटिव इन सोशल सर्कल में अपना फ़ायदा उठाने के लिए दोस्तों मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। बट ओरिजिनल कारक अगर माना जाए तो वो है यहाँ पे जुपिटर। सन भी बहुत अच्छा है दोस्तों, जो भी तीसराय वाला भाव है या उपचय भाव है उसमें क्रूर ग्रह बहुत अच्छा करते हैं, जैसे सन, राहु, मंगल, ओके। सन, राहु, मंगल और शनि बहुत अच्छा करते हैं दोस्तों। 11th हाउस अगर मजबूत हो तो व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ति होती है और समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। मित्रों और जो आपके नेटवर्क है उससे सहायता मिलती है और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे होता है। जैसे मैंने बताया केतु यहाँ पे अच्छा नहीं होता है और राहु बहुत अच्छा होता है। शनि यहाँ पे होता है, क्योंकि शनि जो है ना एक्सपोनेंशियल गेन प्रोवाइड करता है, धीरे धीरे ही सही बट एक्सपोनेंशियल गेन होता है, धीरे धीरे आएगा और एक्सपोनेंशियल गेन जो है होगा, लेकिन कैरियर में मेहनत करने के बाद आएगा, इसका कंडीशन है। कैरियर में हार्ड वर्क करने के बाद सफलता मिलती है। और यहाँ पे 11th हाउस में ना एक चीज़ और है दोस्तों, 11th हाउस में अगर शनि बैठा है तो मित्र कम होंगे बट लॉयल होंगे और लॉन्ग लास्टिंग होंगे, क्योंकि शनि जो है ना लॉन्ग लास्टिंग उसके लिए माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 11th हाउस में बैठा हुआ शनि लॉन्ग लास्टिंग एंड लॉयल फ्रेंड भी देता है, जो भरोसेमंद हो। अगर शुक्र बैठा है तो दोस्तों शुक्र बैठा है
तो दोस्तों अपोजिट जेंडर से प्रेम से लाभ होता है। ओके, प्रेम से लाभ होता है 11th हाउस पे अगर शुक्र बैठा है तो। ऐसे लोग फैशन से रिलेटेड उनकी डिजायर जो है पूरी होती है। और रिलेशनशिप होता है ना, रोमांटिक रिलेशनशिप से भी उन्हें फ़ायदा मिलता है। वेल्दी मित्र मिलते हैं, मित्र जो होते हैं पैसे वाले मिलते हैं, जो उनके फ्रेंड सर्कल होता है। गुरु तो यहाँ पे अत्यंत शुभ है ही, आपके सारे गोल की पूर्ति करता है। ये तो सस्टेनेबल गेन देता है, लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल गेन देता है, बहुत अच्छा है। अगर बुध है दोस्तों तो फिर क्या होगा, बुध है तो दोस्तों बुध तो मित्र का भी कारक होता है। और बुध 11th हाउस में बैठेगा तो एक कार्य तत्व को तो बहुत अच्छा कर देगा, वो होगा मित्रों के बीच में लोकप्रियता, ह्यूमरस ह्यूमरस व्यक्ति बनाएगा। बुध का 11th हाउस में बैठना दोस्तों मित्रों के बीच आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा देगा। ऐसे लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होते हैं, थोड़ा सा क्लेवर होते हैं, नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छा होता है। और जो मित्र भी मिलते हैं बुद्धिमान मित्र मिलते हैं और उनके जरिए व्यापार में लाभ होता है। ये चीज़ है दोस्तों। प्लैनेट के कार्य तत्व और 11th हाउस के कार्य तत्व कौन कैसे मैच करता है उसको देखते हैं। सैटर्न दोस्तों इनकम सोर्स से जो गेन होता है और एक्सपोनेंशियल गेन होता है दोस्तों। जो शनि देता है ना, धीरे धीरे देता है, एक्सपोनेंशियल देता है, बट अपार संपत्ति देता है। बट मेहनत करने के बाद होता है, क्योंकि उससे पहले कर्म भाव आता है और कर्म भाव का भी स्वामी काल पुरुष की कुंडली में शनि है। अपार धन दोस्तों शनि देता है। शनि सबसे बेहतरीन प्लैनेट है, बट वही है, स्लो देता है। उसकी इच्छा पूर्ति होती है बट स्लो होती है, बट सबसे ज़्यादा देता है। वहीं दोस्तों जो लाभ है, जो इनकम वाला जो पार्ट है, वो तो शनि प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इच्छा है वो दोस्तों राहु राहु की कैटेगरी के अंदर है। इच्छा पूर्ति दोस्तों वो राहु प्रोवाइड करता है। 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा है, इसीलिए माना जाता है। बट अगर मित्रता की बात करें, क्योंकि 11th हाउस फ्रेंड सर्कल भी है, तो उसमें बुद्ध बहुत अच्छा माना जाता है। अगर बुद्ध है तो आपका सर्कल बहुत अच्छा होगा, सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा। अगर शुक्र है तो दोस्तों शुक्र होने से सामाजिक दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। अगर गुरु है तो हर चीज़ में वृद्धि करता है। दोस्तों बृहत पराशर होरा शास्त्र में ये लिखा गया है कि 11th हाउस में बैठे प्लैनेट सभी प्रकार के अच्छे भाव में, अगर सब उनकी स्थिति बहुत अच्छी है तो 11th हाउस में सभी प्रकार की कामनाओं का फल देने वाला दोस्तों 11th हाउस है। उसी तरह से फल दीपिका में ये बताता है कि सभी सुख और इच्छाओं की पूर्ति करने का भाव जो है 11th हाउस है। एक मैं सबसे बड़े राज धन योग के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है 11th हाउस का लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड। अगर चारों का कम्बिनेशन अगर आ जाए, ये ज़बरदस्त दोस्तों, ये ज़बरदस्त ये धन योग होता है। अगर दोस्तों 11th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड अगर साथ में बैठ जाए, या 11th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में, या 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, तो भी ये धन योग बनाता है। दोनों का लॉर्ड साथ में बैठे तो भी ये ज़बरदस्त धन योग बनाता है। ओके, तो दोस्तों 11th हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस और लग्न लॉर्ड अगर मिल जाए तो सबसे बेहतरीन। अच्छा, कैसे मिल जाए, तो दो तरह से मिलना चाहिए। वो है आइदर साथ में बैठ जाएं या फिर एक दूसरे को दृष्टि डाल दें।